नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। तो जैसा कि हमने पहले सोयल साइंस की क्लास फर्स्ट पढ़ चुके हैं, देन आज हमारी सोयल साइंस की क्लास नंबर 2 है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर मुझे कमेंट्स किए कि सर क्लासेस बहुत अच्छी हैं और इसी सीक्वेंस में आपको डेली क्लासेस मिलती जाएंगी। जो आपकी दिवाली की जो हॉलीडे में आपका गैप होने वाला था, तो मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट ये चलेंगी लाइव की तरह। जैसा कि मैं यहाँ पर प्रीमियर आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स पर प्रीमियम चलते देखा होगा, वही प्रीमियर आपका यहाँ पर चलेगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, लेकिन जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट के लिए आपको मेरे अनअकैडमी पर आना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर सर्च कीजिए रवि बघेल, तो आपको वहां पर मेरी प्रोफाइल नजर आएगी। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल, उसके स्लाइड में आपको आगे बताने वाला हूं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्रीकल्चर गुरुजी के नाम से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जो भी कोर्सेज से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी यहीं पर आपके साथ शेयर की जाती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी, उसके बाद इंडिविजुअल या फिर और कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट इस चैनल को ज्वाइन करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डायरेक्ट लिंक से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप में ही रिप्लाई कर दूंगा। यदि थोड़ा सा टाइम लगता है तो परेशान मत होइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, क्लास नंबर फर्स्ट में हमने सोयल साइंस के बारे में पढ़ा। एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने सोइल की देखी कि सोइल में कंटेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। सॉलिड स्पेस को देखा, पोर स्पेस को देखा। अब आगे हम बात कर रहे थे सॉइल वाटर की। तो सॉइल वाटर हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो सॉइल वाटर के बाद आता है नया टॉपिक, हमारा था सॉइल एयर। एयर के बारे में अभी हमने बात नहीं की थी, तो चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारे पास सॉइल एयर। ओके, सॉइल एयर क्या है, देखिए। सॉइल एयर डिफर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर विथ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस। यहां पर मतलब यह है कि सॉइल के अंदर जो मौजूद एयर है, जो हवा है, वो आपकी अलग होती है। जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो प्रतिशत है, उससे थोड़ा सा अलग आपको सॉइल में देखने को मिलेगा। जैसे कि जनरली हम बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमें मिलती है, वो हमारी कितनी है, वहां पर 0.03% होती है। ठीक है, बट यदि हम सोइल की बात करें तो लगभग 8 से 10 गुना, कितना, लगभग 8 से 10 गुना हमें सोइल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, उसका भी एक रीजन है। क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है। जो हमारा पार्शियली डिकेड मटेरियल होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो रेसिड्यू होता है, उसको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, और ऑक्सीजन का यूज करने के बाद उनके द्वारा CO2 को रिलीज किया जाता है। जैसे ही CO2 रिलीज होती है, तो सोइल में CO2 का प्रतिशत वहां पर बढ़ने लगता है, और आपका 8 से 10 गुना लगभग, एक सिंपल एवरेज की यदि हम बात करें, देखिए हर स्थान पर इसका भी 8 से 10 गुना नहीं है। ये होता है आपका कम से कम 5 से 50 टाइम तक, 5 to 50 टाइम्स तक हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सोइल में। बट एवरेज यदि हम बात करें ऑल ओवर अर्थ की, तो हम वहां पर देखेंगे कि भाई 8 to 10% ये आपका होता है। कौन सा, एवरेज। अब हम बात करें यहाँ पे, आगे चलते हैं, तो देखिए जनरली जो सोइल है, एयर कंटेन मच मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सोइल की एयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन का अमाउंट उसमें कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन यूज कर लिया जाता है। देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ड्यू टू माइक्रोबियल रेस्पिरेशन। जैसा मैंने बोला, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, O2 को वहां से लेते हैं और CO2 को रिलीज करते चले जाते हैं, और डिकम्पोजिशन की क्रिया वहां पर करते हैं। लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिलीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और ऑक्सीजन उनके द्वारा टेकन अप कर ली जाती है सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। आगे चलें, आगे देखेंगे। अब यहां पर है भाई डिफरेंस बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सन सरफेस नहीं है, यहां पे सब सरफेस होगा, बी यहां पर होगा सब सरफेस सॉइल।
तो देखेंगे सरफेस सॉइल क्या होती है और सब सरफेस सॉइल क्या होती है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करें सरफेस सॉइल की, तो सरफेस सॉइल यानी कि ये हम ऊपर वाली मृदा की बात करेंगे। अब ऊपरी मृदा कितना, 0 to 15 सेंटीमीटर की यहां पर बात की जाएगी, और सब सरफेस की यदि हम बात करें तो 15 to 60 सेंटीमीटर गहराई की यहां पर बात होती है। तो ये तो सबसे एक मोस्ट कॉमन पॉइंट हो गया। तो जब सरफेस सॉइल जो है, देखिए भाई सबसे ऊपर जो है वो सबसे जल्दी वेदर्ड होगी, यानी कि कंप्लीटली वेदर। हम ये कह सकते हैं इसका पूरा पूरा क्षरण हो सकता है, यदि बहुत ज्यादा वेदरिंग कैपेसिटी वहां पर उस स्थान की है तो सबसे ज्यादा वेदर यानी कि पूरा का पूरा सरफेस सोइल का क्षरण वहां पर हो जाएगा, नुकसान वहां पर हो जाएगा। बट हम बात करें सब सरफेस सॉइल, जो सब सरफेस सॉइल होती है ये आपकी कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट का मीनिंग होता है कि इसके जो पार्टिकल हैं आपस में बहुत अच्छे से इनकी बॉन्डिंग होती है और इजीली वेदरेबल नहीं होती, तो ये पार्शियली वेदर्ड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस सॉइल में, तो सरफेस सॉइल इज डोमिनेटेड बाय फाइनर पार्टिकल लाइक सिलिकेट क्ले। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिलिकेट क्ले का हायर परसेंटेज कहां पर देखने को मिलता है, तो आपका आंसर आएगा सरफेस सॉइल में। एंड सब सरफेस सॉइल में हम बात करें तो यहाँ पे क्ले हमें देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसमें वेदरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर पाया जाता है क्वार्ट्ज, क्योंकि क्वार्ट्ज हमारा एक ऐसा मिनरल है जो कि सबसे कम वेदरेबल है, यानी कि सबसे लीस्ट वेदरेबल यदि मिनरल की बात की जाए तो वो क्वार्ट्ज है। यदि क्वार्ट्ज कहीं पर प्रेजेंट है तो वो वहां पर जो वेदरेशन होता है वो बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। देन हम बात करें अदर कोर्स फ्रेगमेंट। कोर्स फ्रेगमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो भी फ्रेगमेंट होंगे, जो भी पार्टिकल होंगे, उनका साइज थोड़ा सा ज्यादा होगा। साइज क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करें सरफेस सॉइल इज पोरस एंड फ्राइबल। पोरस का यहां पर क्या मतलब है, सरफेस सॉइल में जो पोरोसिटी है वो बहुत ही अधिक देखने को मिलेगी। एंड फ्राइबल का मतलब है यानी कि भंगुर, भंगुर मतलब कि भुरभुरा, भुरभुरापन आपको सोइल सरफेस सॉइल में देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें तो फिर भाई सब सरफेस सॉइल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि मोर मैसिव एंड कॉम्पैक्ट। मोर मैसिव का क्या मतलब है कि वहां पर जो पोर स्पेस है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एंड कॉम्पैक्ट यानी कि उसके जो पार्टिकल हैं यदि आप उसको वहां से निकालोगे सब सरफेस सॉइल को तो वो एकदम भुरभुरा टाइप की सॉइल नहीं होगी, वो एक दूसरे से पार्टिकल उसके जुड़े होंगे, ढेले टाइप के वहां पर आपको नजर आते हैं। फिर हम बात करें पोरस है, बहुत ज्यादा पोरोसिटी यहां पर है, तो इसमें जो एरेशन है, एरेशन का मतलब होता है गैसेस का आदान प्रदान। गैसेस का आदान प्रदान सॉइल में दो तरह से होता है, एक होता है मास फ्लो एंड एक होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, आगे चलकर मैं इसे और अच्छे से बताऊंगा। मैं अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दे देता हूं कि ये कहां कहां से कनेक्ट हो रहे हैं हमारे। गुड एरेशन, मास फ्लो एंड डिफ्यूजन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में एयर है और हमारे सोइल में एयर है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्रेशर तो ज्यादा रहेगा। तो अधिक दाब से जब कम दाब की ओर हमारा एयर का मूवमेंट होने लगता है तो वो है हमारा एरेशन, यानी कि हवा का आदान प्रदान, एरेशन हो जाएगा। देन बात करें हम सब सरफेस सॉइल पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम एरेशन देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पे पोरोसिटी कम है एंड रंध्रावकाश की संख्या जो है बहुत ही कम होती है। द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी हाई। अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो इसीलिए हाई होती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा उनको प्रॉपर मिलती रहेगी। क्यों मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी हाई है और आदान प्रदान भी हवा का अच्छे से हो सकता है। लेकिन हम बात करें सब सरफेस सॉइल की, तो सब सरफेस सॉइल में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो भी आपकी कम होती है और एक्टिविटी भी वहां पर आपकी लो होती है, क्योंकि वहां पर उनको एक्टिव रहने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज वेरी हाई। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था, तो भाई आप यदि सोइल साइंस मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप डेली क्लासेस देखिए, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आके क्लास नंबर सेकंड देख रहे हैं, उसमें आपको समझ नहीं आएगा। यदि आपको एक लिंक बनाना है सोइल साइंस में, यदि आपको एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना है तो आपको क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक सीक्वेंस में ही क्लासेस देखना होंगी, तभी आप लोगों को समझ आ पाएगा। यदि आप सोचें कि हम डायरेक्ट पांचवी क्लास देख लें, छठी क्लास देख लें, तो ऐसे फिर कोई बेनिफिट ही नहीं है। इससे अच्छा तो आप देखिए ही मत, मैं आपको ये बोलूंगा।
देखना है तो स्टार्टिंग से देखिए बिल्कुल पूरी पूरी क्लासेस, और इधर उधर क्लासेस करके देखोगे तो फिर मजा नहीं आने वाला। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जैसा मैंने कल आपको बता दिया था, इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और सब सरफेस सॉइल में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सोइल प्रोफाइल। ठीक है, सोइल प्रोफाइल या फिर इसे हिंदी में बोला जाता है मृदा संस्तर या फिर मृदा संरचना। तो हम बात करते हैं कि सोइल प्रोफाइल आखिर है क्या। द प्रोफाइल में बी डिफाइंड, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन का मतलब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये आपकी एक फील्ड है। ठीक है, ये आपकी एक फील्ड है, यहां पर हमने एक इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। ये मेरी फील्ड है, ये आपकी फील्ड है। ठीक है, हमने दोनों की फील्ड के बीच में यहां पर एक हमने गड्ढा खोद दिया, तो इस वाले पोर्शन को हमें देखना है। ये है हमारा वर्टिकल पोर्शन, ये जो गड्ढा खुदा हुआ है ना, इस वाले पोर्शन को हम देखेंगे। ये है सोइल प्रोफाइल। ओके, अब सोइल प्रोफाइल को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किस किस में, अब हम ऐसा खड़ा भाग एक देख रहे हैं सोइल का, तो 5 भागों में किस किस में डिवाइड किया गया है, जरा देखो। ओ होरिजन, बी होरिजन, सॉरी, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड ई होरिजन। ठीक है, कुछ लोग यहां पर भी ई होरिजन को मानते हैं, ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, क्योंकि ए को हम इल्लुवियल होरिजन भी कहते हैं, है ना, इल्लुविएशन की क्रिया यहां पर होती है, इल्लुवियल होरिजन है। एंड बी को हम, यहां पे आई से स्टार्ट होता है तो इल्लुवियल या फिर इल्लुविएशन, एंड इसे एल्यूविएशन, है ना, एल्यूवियल या फिर एल्यूविएशन, इसे इल्लुवियल या फिर इल्लुविएशन की प्रोसेस यहां पर होती है। तो इसे ई होरिजन कुछ लोग यहां पर कहते हैं, और इसको यहां पे आर होरिजन कहते हैं, आर फॉर रॉक, जो कि यहां पर बेड रॉक्स होती हैं, है ना। यहां पर आर फॉर रॉक्स कुछ लोग कहेंगे, लेकिन अपन ने यहाँ पे जो ये डेटा है पूरा का पूरा आपका डी के दास की बुक से लिया गया है। मैं पहले ही आपको सोर्स बता देता हूं, क्योंकि आप लोग परेशान ना हो कि ये डेटा कहां से लिया है। तो पहली बात तो ये हो गई, हमने 5 होरिजन्स में सोइल प्रोफाइल को बांट रखा है, ओ ए बी सी ई एंड आर कह सकते हो आप, जो भी आपने पढ़ रखा हो वो आप यहाँ पे कह सकते हो। आगे चले, हम आगे बात करते हैं। The most 5 most common horizon are collectively known as the master horizon. इन पांचों होरिजन को मिलाकर हम क्या कहते हैं, मास्टर होरिजन कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर ज्यादातर स्टडीज होती हैं। ऑर्गेनिक होरिजन, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओ होरिजन की, तो ये से हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक होरिजन। दी ओ ग्रुप इज द ऑर्गेनिक होरिजन, जो हमने अभी पढ़ा था, ओ ए बी सी एंड ई या फिर आर, तो ये जो ओ होरिजन था ये है हमारा ऑर्गेनिक होरिजन। दिस होरिजन इज कॉमनली फाउंड, ये कहां पर पाया जाएगा, देखिए जरा, फॉरेस्ट एरियाज में, एंड सफिशिएंट प्लांट आर प्रेजेंट, जहां पर बहुत सारे प्लांट्स अवेलेबल होंगे, यानी कि जहां पर बायोडाइवर्सिटी हमें अधिक देखने को मिलेगी प्लांट्स की, एक तो वहां पर देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक होरिजन। एंड फॉरेस्ट एरियाज में ऑर्गेनिक होरिजन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी संख्या इतनी अधिक होती है, और उनसे जो लीव्स वगैरह आपकी झड़ती हैं उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा बनता है। नेक्स्ट हम बात करें, फिर हमारा आता है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्पेसिफिक होरिजन। ओ होरिजन को हम 2 स्पेसिफिक होरिजन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है OL1, कौन सा, OL1। इसमें क्या होगा, ये ऑर्गेनिक होरिजन की पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, जिसमें कि आपका ओरिजिनल फॉर्म में प्लांट एंड एनिमल्स आपको देख सकते हैं, आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्ड आई, मतलब कि यहां पर आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बात करें कि किसी हम फॉरेस्ट में गए, तो हम देखते हैं ऊपर ना बहुत सारी लीव्स वगैरह पड़ी होती है, यानी कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं ऊपर बहुत सारे हम देख सकते हैं, और वो एक पार्शियली डिकम्पोज हुए रहते हैं, मतलब कि आधा सड़ा हुआ रहता है, आधा ठीक ठाक रहता है, तो उसे हम नेक्ड आई से वहां पर देखा जा सकता है। लेकिन बात करें पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर बना दिया गया होता है, बना दिया जाता है, तो उसको हम नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैटर करता है OL1। नेक्स्ट है हमारा OL2। तो यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसमें मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं। ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड इसीलिए लिया था क्योंकि मैं आपको सारे
प्रोफाइल का एक डायग्राम बना के दिखा सकूं। इससे मैं आपको सारा का सारा प्रोफाइल समझाऊंगा सिंपली तरीके से। देखिए ये तो हो गया आपका ओ, देन फिर चलिए यहां पर मैं आपको ए कर देता हूं, यहां पे बी हो जाएगा और यहां पे सी एंड आर हो जाएगा। ओ है, ओ को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, जैसे कि ये हो गया आपका OL1 एंड ये हो गया आपका OL2। ए को इन्होंने तीन भागों में यहां पर बांटा हुआ है, देखिए इस तरीके से A1, A2 एंड A3। ऐसे ही बी को बांटा हुआ है B1, B2 एंड B3 एंड फिर यहां पर आ जाएगा C और फिर आ जाएगा यहां पे R। अब ये जो A1 है, देखिए मैंने इतना बड़ा यहां पर एरिया ले लिया, लेकिन ये जो एरिया होता है A1 का वो बहुत ही आपका इस तरीके से, मतलब इतना पतला होता है। जो मेन है वो A2 है, मेन जो ए में है वो A2 है, बी में जो है वो B2 है। अब यहां पर ये ना ट्रांजिशन होरिजन होते हैं। ट्रांजिशन होरिजन मतलब कि इनमें जो कैरेक्टर मिलेंगे वो कुछ तो O के भी मिल जाएंगे और कुछ A के भी मिल जाएंगे। यानी कि इस होरिजन में ये जो एकदम पतला सा आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिख रही है, इसमें O एंड A दोनों के ही कैरेक्टर देखने को हमें मिलेंगे। बात करें अब देखिए A3 और B में, तो A3 में क्या होगा, A3 यानी कि A3 में हमें A के कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं प्लस B के भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब A और B के बीच में ट्रांजिशन ओरिजिन कौन सा हो जाएगा, A3। ऐसे ही B1 भी आपका A का और B का मिल सकता है, तो B1 भी आपका ट्रांजिशन ओरिजिन हो गया। इसमें मेन है B2, इसमें मेन है B2। अब यदि हम फाइनल जो देखा था O, A, B, C और R, फाइनली तो यही होरिजन आपके हैं, ठीक है। लेकिन इसको और डीपली में पढ़ने के लिए इतनी और अलग से डिवाइड कर दिया जाता है, और इसके अंदर भी डिवाइड हो सकता है, बट इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। किसी भी एग्जाम में यदि कुछ आएगा तो इस वाले डायग्राम से हम आंसर कर सकते हैं। अब वन बाय वन इन सभी होरिजन्स को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं आगे। OL2 नेक्स्ट, हमने पहला क्या पढ़ लिया, OL1। OL2 देखते हैं। OL2 में है कि इन दिस स्पेसिफिक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक हॉरिजन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली। तो जैसा हमने बोला आपसे कि प्लांट एंड एनिमल का मटेरियल तो OL2 में है, लेकिन वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं बात करूं प्लांट्स का और एनिमल का, प्लांट और एनिमल यदि इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब डिकम्पोज कर दिया जाएगा, तो यहां पर हम ये जो मटेरियल है, यहां पर हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला मटेरियल प्लांट से डिकम्पोज हुआ है या फिर ये वाला मटेरियल एनिमल से डिकम्पोज हुआ है, इजीली नहीं बता सकते। तो वो होरिजन होता है हमारा OL2 होरिजन। नेक्स्ट हम बात करें ए होरिजन की, तो ए होरिजन को जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसे हम इल्यूवियल होरिजन भी कहते हैं, एल्यूवियल बोल दीजिए बिकॉज आई से इल्यूवियल हम ले लेंगे। एल्यूवियल होरिजन भी इसे हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्यूविएशन की क्रिया होती है, ठीक है भैया, एल्यूवियल। अब देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं, ए को बोला जाता है एल्यूवियल और बी को बोला जाता है इल्यूवियल। तो ध्यान रखना, ए भी हमारा अल्फाबेट में सबसे पहले आता है ए, और ई भी हमारा अल्फाबेट में आई से तो पहले ही आता है, तो ए से ई को कनेक्ट कर लेना एल्यूवियल। बी हमारा अल्फाबेट में बाद में आता है, आई हमारा ई के बाद में ही आता है, तो बी से आई को कनेक्ट कर लेना इल्यूवियल। कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आप एल्यूविएशन एंड इल्यूविएशन में हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भाई ए को हम क्या कहते हैं, इल्यूवियल होरिजन कहते हैं। अब देखिए, दिस ए होरिजन इज प्रेजेंट एट और नियर द सरफेस एंड इट इज द कैरेक्टराइज्ड एज जोन ऑफ वॉशिंग आउट और मैक्सिमम लीचिंग। अब इसका मीनिंग समझिए थोड़ा सा क्या है। जो ए होरिजन है हमारा, जहां पर हमने क्या बोला था, जो ओ होरिजन प्रेजेंट होगा या तो वो फॉरेस्ट में प्रेजेंट होगा या फिर जहां पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अब देखिए, ना तो हमारे खेतों के पास फॉरेस्ट होते हैं, ना ही बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो हमारे जो नॉर्मली जो हमारे लैंड है उस पर कौन सा होरिजन सबसे पहले मिलता है, ए होरिजन हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब इसको बोला गया है वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट। अब हम जब भी न्यूट्रेंट की सप्लाई देते हैं, फर्टिलाइजर का डोज जब भी हम देते हैं, तो हम क्या करते हैं, ए होरिजन में ही देते हैं। ए होरिजन में जब न्यूट्रेंट है तो सीधी सी बात है भाई, जब वाटर यहाँ पर
रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल के बाद न्यूट्रेंट कहाँ से जाएंगे? अब जब ए के पास हैं तो ए से ही तो नीचे जाएंगे, तो वॉशिंग आउट। जब न्यूट्रेंट वगैरह सारे नीचे चले जाएं यानी कि ए होरिजन वहां पर क्या हो गया? धुल गया है, तो इसे कह रहे हैं वॉशिंग आउट। और यहाँ पर मैक्सिमम लीचिंग आपको देखने को मिलेगी। लीचिंग क्या है? लीचिंग यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है, लीचिंग का मतलब है कि पानी के साथ न्यूट्रेंट का घुल जाना, पानी के साथ न्यूट्रेंट्स का घुलकर नीचे चले जाना, वो है आपका लीचिंग। यदि सिर्फ पानी ही पानी नीचे जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका परकोलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, बट न्यूट्रेंट उसमें ऐड होकर जा रहे हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं लीचिंग। और जब मैक्सिमम न्यूट्रेंट आपके ओरिजन में है तो मैक्सिमम लीचिंग भी आपकी कहाँ से होगी? ए होरिजन से ही संभव है। फिर हम बात करें, इस होरिजन को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि पहला है A1, दूसरा है A2 और तीसरा है A3। ये हमने बता दिया था अभी मैंने डायग्राम के थ्रू। अब देखते हैं A1, A2, A3 में क्या है। A1 होरिजन, ये जो A1 होरिजन है ये सबसे ऊपर वाला A होरिजन का पार्ट है। अपर मोस्ट मिनरल सॉइल यहाँ पर होती है, होरिजन रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में रिच क्यों है? क्योंकि O के बाद आता है A और A का भी सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा A1 है, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। एंड विच इम्पार्ट डार्कर कलर एज कंपेयर टू द लोअर होरिजन। डार्क कलर क्यों होता है? बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, और ऑर्गेनिक मैटर कहीं पर भी यदि आपको डार्क सॉइल दिख रही है तो समझ जाना कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत है और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है। A2 होरिजन क्या है? इट इज द होरिजन ऑफ वॉशिंग आउट और इल्यूविएशन। जैसे हमने बोला यहाँ पर तो ऑर्गेनिक मैटर में रिच था, लेकिन A2 होरिजन जो है वो मोस्टली हम A होरिजन को डायरेक्टली A2 होरिजन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से सबसे ज्यादा वॉशिंग आउट होगा, और इस वॉशिंग आउट को लीचिंग के द्वारा जो न्यूट्रेंट आपके नीचे चले जा रहे हैं पानी में घुलकर, इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूविएशन। अब यहाँ पर लिखा है इल्यूविएशन ऑफ क्लेज। क्या लिखा हुआ है? इल्यूविएशन ऑफ क्लेज। क्लेज का मतलब यह है कि जिनका आपका जो साइज है वो 2 mm से कम है, सिलिकेट क्लेज आपके नीचे चले जाएंगे। आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके नीचे चले जाएंगे और एक्यूमुलेशन होगा। देखिए एक्यूमुलेशन होगा आपका क्वार्ट्ज का। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। इल्यूविएशन प्रोसेस हम कहते किसे हैं? इल्यूविएशन प्रोसेस को समझिए। इल्यूविएशन प्रोसेस में होता है आपका कि क्लेज और आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, मैंने कल ही बताया था इन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? इन ऑक्साइड को कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। यानी कि क्लेज का और सेस्क्यू ऑक्साइड का तो नीचे चले जाना, लीज्ड हो जाना, और इनके स्थान पर क्वार्ट्ज का इकट्ठा हो जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूविएशन। लेकिन क्वार्ट्ज का नीचे चले जाना और सेस्क्यू ऑक्साइड का वहां पर जम जाना, एक्यूमुलेशन हो जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका आंसर सारे लोग कमेंट में करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका आंसर सारे लोग कमेंट में करेंगे। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए। दोनों ही बातें अलग अलग है कि लीच कौन हो रहा है और जम कौन रहा है। यदि इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो उसका आंसर आपका अलग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर हम बात करें लाइट कलर। A2 होरिजन का लाइट कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा थोड़ी कम होती है A1 से। A3 होरिजन की बात करें तो इट इज ट्रांजिशन होरिजन। ट्रांजिशन होरिजन का मतलब है कि जब दो प्रॉपर्टीज वहां पर, यानी कि दो लेयर्स की प्रॉपर्टीज एक साथ जब अवेलेबल हो तो वो ट्रांजिशन है। जैसे कि हम बात करें, आपने कभी फोटो एडिटिंग की हो तो वहां पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट आता है, तो उसमें ना कुछ कुछ जैसे आपका कुछ एक बैक में पीछे आपने जो भी ले रखा है, मान लीजिए किसी वॉलपेपर को आपने लगा रखा है तो वो भी आपको दिखेगा। देन और भी यदि आप वहां पर ऐड करना चाहें तो दोनों को आप मिक्सअप भी कर सकते हैं, तो वो ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन दिखेगा किस किस के बीच में? ए की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर मिलेंगी, बी की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। ओके, देन समटाइम्स मे बी एब्सेंट, और कुछ कुछ बार यहाँ पर ये एब्सेंट भी देखने को मिलता है, अनुपस्थित होता, मतलब होता ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला? ए होरिजन में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है A2 होरिजन। ऐसे ही बी होरिजन में भी B2 है, बट पढ़ेंगे हम तीनों। आगे हम देखें बी होरिजन की बात करते हैं, तो बी होरिजन को हम क्या कहते हैं? बी होरिजन को हम नॉर्मली इल्यूवियल कहते हैं। अभी हमने बताया ए से ई को हमें कनेक्ट करना है, देन बी से आई को हमें कनेक्ट करना है, तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं।
ये जो होरिजन है इसे हम वॉशिंग इन होरिजन भी कहेंगे। वॉशिंग इन इसलिए कहेंगे क्योंकि ए से जो भी मटेरियल लीच्ड होके नीचे जा रहा है वो बी में एक्युमुलेट होता चला जाता है। एक्युमुलेशन का मतलब होता है संचयन, संचयन का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो बी में आता जाता है तो इसे कहते हैं वॉशिंग इन। जो भी वहां से वॉश आउट हुआ वो बी में जाके वॉश इन होता जा रहा है। एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल किस किस का, आप देखिए जो मटेरियल ऊपर से आ रहा है भाई वही तो एक्युमुलेशन होगा ना। तो किसका एक्युमुलेशन हो रहा है? आयरन एंड एल्यूमिनियम का, यहां पर ऑक्साइड का एल्यूमिनेशन हो जाएगा। सिलिकेट क्लेज का एक्युमुलेशन हो जाएगा क्योंकि ऊपर के जो हमारे ए होरिजन था उससे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिकेट क्लेज ही नीचे आ रहे हैं। आगे चलें, आगे बात करें। दिस होरिजन समटाइम्स रिफर टू एज सब सॉइल। ये जो होरिजन है आपका कभी कभी इसे रेफर किया जाता है सब सॉइल के बेसिस पर। सब सॉइल अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत सैलो प्लाउइंग की जाती है। सैलो प्लाउइंग मतलब कि उथली जुताई की जाती है जिससे कि ये होरिजन कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं। तो जो होरिजन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, जहां तक प्लाउइंग की क्रिया नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है आपका सब सरफेस सॉइल में। तो इसलिए कभी कभी हम इसे बी होरिजन को सब सरफेस सॉइल में भी कंसीडर करते हैं। आगे चले, आगे बात करें। इसको फिर से तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है B1, सेकंड है B2 और थर्ड है आपका B3। तो B1 जो है ये ट्रांजिशन होरिजन है किस किस के बीच में? A और B के बीच में। A और B के बीच में ट्रांजिशन होने के कारण इसमें A और B की दोनों की प्रॉपर्टी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। B2 जो है वहां पर जाके आपका एक्युमुलेशन जोन है, यानी कि जो भी आपके सेस्कियो ऑक्साइड थे, जो भी आपके सिलिकेट क्लेस थे, वो सारे के सारे कहां पर जाकर इकट्ठा होंगे? वो आपके B2 होरिजन में जाकर इकट्ठा होंगे। आगे चलें, आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकी और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर आर फाउंड। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सोइल स्ट्रक्चर में हमारा एक टाइप है ब्लॉकी टाइप और एक टाइप है प्रिज्मेटिक। ये दोनों ही हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि किस होरिजन में ब्लॉकी एंड प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा? तो बी होरिजन। B3 होरिजन, जैसा मैंने आपको डायग्राम के में बता दिया था कि ये एक ट्रांजिशन होरिजन है किस किस के बीच में? बी एंड सी के बीच में, यानी कि बी और सी की दोनों की ही प्रॉपर्टीज यहां पर हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम चलें बात करते हैं सी होरिजन। सी होरिजन के बाद यहां पर आएगा, देखिए सी होरिजन क्या है? अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडरलाइंग द सोलम ए प्लस बी होरिजन। सोलम किसे कहा जाता है? ए और बी होरिजन के बीच में जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है। अब देखिए अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की बात थोड़ी सी समझना। कंसोलिडेटेड मटेरियल होता है कि जो एक डिफाइंड मटेरियल होता है, यानी कि आप उसे बता सकते हैं कि ये मटेरियल आखिर है कौन सा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की कुछ मटेरियल यहाँ पर है, कुछ मटेरियल यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरीके से बिखरा हुआ मटेरियल को हम अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कहते हैं और इसको पूरी तरह से डिफाइन भी नहीं कर सकते कि ये आखिर मटेरियल है कौन सा। तो ये है आपका सी होरिजन। इट मे और मे नॉट बी द सेम एज द पेरेंट मटेरियल। देखिए जैसा मैंने बोला अनकंसोलिडेटेड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए ये आपका जिस पेरेंट से बना है मटेरियल जरूरी नहीं है कि उसी के जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां पर दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। द बेस ऑफ द सोलम इज रिलेटिवली अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल। बेस ऑफ द सोलम की बात करें तो सोलम ए होरिजन और बी होरिजन दोनों को मिलाकर हम सोलम कहेंगे और इनका जो बेस है, यानी कि ये ए होरिजन हो गया, ये बी होरिजन हो गया और इसका बेस यानी कि ये वाला, यहां पर आपको अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल देखने को मिलेगा। द सोलम ऑफ अ सॉइल इज नॉट नेसेसरी कन्फाइंड टू द जोन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो आपका सोइल का सोलम क्षेत्र है, सोलम एरिया है, वो वहां पर जरूरी नहीं है कि मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वहां पर हो। ध्यान रखिए इसको कन्फाइंड नहीं करता है। अ सोलम डज नॉट हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम थिकनेस। जो सोलम है जरूरी नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर यूं कहूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम थिकनेस उसकी कोई ये नहीं है कि सोलम की मैक्सिमम थिकनेस इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, या फिर कहीं पर सोलम की मिनिमम थिकनेस इतनी होगी, मिनिमम मोटाई चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। अलग अलग स्थान पर सोलम की मोटाई और सोलम का जो
थिकनेस है वो आपकी डिफर करेगी। वो आपका टाइप में ये कह सकता हूँ कि वो पूरा पूरा आपका किस पर डिफर करेगा, उसके पेरेंट मटेरियल पर, और वहां पर सोइल का जेनेसिस कैसे हुआ, कितनी पुरानी सोइल वहां पर प्रेजेंट है, उसकी मोटाई उस पर डिपेंड करती है। आगे चलें, आगे देखेंगे हम रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या है? द लेयर ऑफ रॉक एंड मिनरल फ्रेगमेंट दैट रेस्ट ऑन बेड रॉक एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स के वेदरिंग के कारण आपकी बेड रॉक बनती है, ठीक है। एंड जो फ्रेगमेंट होते हैं, मिनरल के फ्रेगमेंट क्या है कि देखिए, रॉक्स वेदरिंग होगी, सीधी सी बात है, रॉक्स बहुत सारे मिनरल से बनी हुई है, बहुत सारे ये मिनरल्स हमारे पास हैं और इनसे बनी हुई है हमारी रॉक्स। अब ये जब वेदर्ड होगी तो मिनरल के फ्रेगमेंट तो निकलेंगे। फ्रेगमेंट जब यहाँ पर टूटेंगे, और जो फ्रेगमेंट टूटकर कहाँ पर जाएंगे, अरे इसी रॉक्स की लेयर पर ही तो टूटकर बिखर जाएंगे। रॉक्स की जो लेयर है और फ्रेगमेंट जो आपके पास मिनरल के प्रेजेंट हैं, वो आपके बेडरॉक के रूप में जमते चले जाते हैं, और जो कि रॉक्स की वेदरिंग के कारण प्रोड्यूस होते हैं, उसे कहेंगे रिगोलिथ। और रिगोलिथ कहते हैं हम ए होरिजन प्लस बी होरिजन एंड प्लस सी होरिजन तीनों को मिलाकर, ठीक है। ए होरिजन और बी होरिजन में जो पार्ट अनकंसोलिडेटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो है हमारा सी होरिजन। नेक्स्ट हम चलें आगे, बात करें जो रिगोलिथ है, कंस्टिट्यूट द सरफेस ऑफ मोस्ट लैंड। ज्यादातर हम बात करें लैंड की, तो उस लैंड की जो सरफेस को बनाता है तो वो आपकी रिगोलिथ से ही बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करें, इट इंक्लूड्स ऑल वेदर्ड मटेरियल विद इन द प्रोफाइल। विद इन द प्रोफाइल का मतलब ये है कि हमने प्रोफाइल देखी ओ ए बी सी एंड आर, इनके बीच में जो भी वेदरेबल मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम रिगोलिथ में इंक्लूड करेंगे, चाहे वह ए होरिजन में वेदरेबल मटेरियल प्रेजेंट हो, चाहे बी होरिजन में वेदरेबल मटेरियल प्रेजेंट हो, या फिर सी होरिजन में वेदरेबल मटेरियल प्रेजेंट है। यानी कि जो वेदर हो सकता है, जिसका क्षरण हो सकता है, उसे हम रिगोलिथ में काउंट करते हैं। रिगोलिथ कोई अलग से नहीं बना होता है, ठीक है। आगे हम बात करें, इट हैज टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट कौन सा है? एक तो है मोस्ट वेदर्ड, जिसे कि हम कहेंगे सोलम, एंड द लीस्ट वेदरेबल सेप्रोलाइट। क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ लिया जाए, यदि मान लो ज्यादा डीप में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसा आएगा? रिगोलिथ जिसके कि दो कंपोनेंट होते हैं, जो लीस्ट वेदरेबल कंपोनेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? हम कहेंगे सेप्रोलाइट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेप्रोलाइट किसका कंपोनेंट है, रिगोलिथ, सोलम या फिर प्रोफाइल, तो आप बोलेंगे रिगोलिथ का। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बनते हैं। ये है डीपली स्टडी। आप कितने ही लेवल तक चले जाएं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलें, आगे हम बात करेंगे सेप्रोलाइट। देखिए, सेप्रोलाइट लाइज डायरेक्टली अबव द सॉलिड कंसोलिडेटेड बेडरॉक बट बीनीथ द रिगोलिथ। सेप्रोलाइट है क्या? सेप्रोलाइट रिगोलिथ के नीचे, यानी कि ए बी सी, सी होरिजन के नीचे देखने को मिलेगा आपको सेप्रोलाइट, एंड अबव द सॉलिड, जो नीचे रॉक्स आपकी प्रेजेंट है ना, रॉक्स और सी होरिजन के बीच में देखने को मिलेगा कंसोलिडेटेड बेडरॉक। कंसोलिडेटेड बेडरॉक आपको पता होना चाहिए कि जो सी होरिजन में जो भी वेदर नहीं हो सकती, जो रॉक्स वेदरेबल नहीं है, वो आपकी बेड रॉक है, जो कि कंसोलिडेटेड है। यानी कि उन रॉक्स का आपको पता है कि रॉक्स कौन सी हैं, उनके नीचे आपको रिगोलिथ सेप्रोलाइट देखने को मिलेगा, जो कि रिगोलिथ का कंपोनेंट है। और रिगोलिथ में हम ए बी सी को इंक्लूड करते हैं। अब ए बी सी को इंक्लूड क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कहीं पर भी यदि आपको मोस्ट वेदर्ड मटेरियल देखने को मिलेगा, जो कि वेदर हो सकता है, वो आपका रिगोलिथ में काउंट होगा। आगे चलें, आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। फिर आएगा हमारा इंपोर्टेंट रॉक्स एंड मिनरल्स वाला पार्ट, ठीक है। इंपोर्टेंट रॉक्स एंड मिनरल, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही भाई। अब इसको मैं क्लास नंबर 3 में डिस्कस करने वाला हूं, इंपोर्टेंट रॉक्स एंड मिनरल्स को। तो आगे हम मिलते हैं कल 9 बजे शाम को फिर से इंपोर्टेंट रॉक्स एंड मिनरल्स, क्योंकि उसमें हम पूरा का पूरा ये मिनरल्स वाला पार्ट कर लेंगे कवर, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा तो अधूरा रह जाएगा, है ना। तो कल अपन इसको पूरा करते हैं। चलिए, तो इस क्लास का आपको फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि फीडबैक देंगे तभी काम बन पाएगा। और फीडबैक के साथ साथ आपको बताना है कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी चल रही हैं तो भी बताना। यदि आपको कुछ इसमें मिस्टेक देखने को मिल रही है तो वो भी आप हमें बताइए। तो सभी का भाई, वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एंड
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।